आपको आज कोर्ट में पेश किया जाएगा, डॉक्टर ने मेरी रिपोर्ट चेक करते हुए बताया। सुल्तान साहब, मैंने पहले भी कुछ ऐसे मामले देखे हैं। मैं आपको एक सच्ची सलाह दे रहा हूं कि आपका वकील आपसे अदालत में जो भी पूछे आपको वही जवाब देना होगा। डॉक्टर ने मुझे विस्तार से समझाया कि कैसे इस पूरी स्थिति को संभालना है। तो क्या आप चाहते हैं कि मैं अदालत में स्वीकार करूं कि मैं पागल हूं? मैंने डॉक्टर से बेबसी से पूछा। यदि आप ये सब नहीं करते हैं तो आपको 25 से 30 साल की जेल की सज़ा हो सकती है या शायद फांसी पर लटका दिया जा सकता है, लेकिन इस तरह अदालत आपको एक पागलखाने भेज देगी जहां कम से कम आप रह सकेंगे जेल से 1000 गुना बेहतर। लेकिन डॉक्टर, मैं बिल्कुल भी पागल नहीं हूँ। ये सब मैं देख रहा हूँ। मुझे बुरे सपने आते हैं और अजीब चीज़ें दिखाई देती हैं। मैं डॉक्टर के पास रोया। आपके लिए अदालत जाने का समय हो गया है। कुछ पुलिस अधिकारी कमरे में प्रवेश करते हैं। स्ट्रेचर से बंधे मेरे दोनों हाथों और पैरों को खोलने के बाद उन्होंने मुझे हथकड़ी लगा दी और मुझे अस्पताल के कमरे से बाहर पुलिस की गाड़ी में ले गए। कोर्ट पहुंचने के 1 घंटे बाद मेरे केस की कार्यवाही शुरू हुई। मैंने अपने वकील के निर्देशानुसार सभी उत्तर दिए। करीब 1.5 महीने तक मेरा केस ऐसे ही चलता रहा और आखिरकार मुझे मानसिक रोगी मानते हुए कोर्ट ने मुझे पागलखाने में सुपुर्द करने का आदेश जारी कर दिया। यहाँ मैंने जल्दी से खुद को माहौल के हिसाब से ढाल लिया। मैंने उसी डॉक्टर को अपना निजी डॉक्टर बना लिया जो हर हफ्ते नियमित रूप से मेरी जांच करने आता था। उनके लगातार इलाज से मेरी शारीरिक स्थिति अब पहले से काफ़ी बेहतर हो गई थी। अब मुझे बुरे सपने कम आते थे। मेरी दिनचर्या में काफ़ी सुधार हुआ था। खाने पीने का समय था और मेरे जैसे कुछ समझदार पागलों से दोस्ती भी की जो पागल नहीं थे, लेकिन स्थिति की विडंबना और लोगों के स्वार्थ के कारण उस समय पागलखाने में थे। समय इसी तरह बीतता गया और मुझे पता ही नहीं चला कि 5 साल बीत चुके थे और मेरे इलाज के सिर्फ 2 हफ्ते बाकी थे। कोर्ट ने नस की हत्या को मेरे पागलपन का कारण बताते हुए इलाज पूरा होने पर मुझे छोड़ने के आदेश पहले ही जारी कर दिए थे। इस 5 साल की अवधि में मैंने अपने जीवन में बहुत कुछ सीखा था। अपने अवलोकनों और अनुभवों के आधार पर मैंने अपने जैसे लोगों को ऐसी कठिनाइयों से बचाने के लिए एक पुस्तक भी पूरी की थी जो मेरे विमोचन के साथ ही प्रकाशित होनी थी। यदि मैं आज जीवित होता तो सारा श्रेय डॉक्टर जमाल को जाता, जिनके प्रोत्साहन और निरंतर मार्गदर्शन ने मुझे इस कठिन समय में बड़े धैर्य के साथ मदद की। बाहर जाते ही तुम हमें भूल जाओगे ना, मेरे दोस्तों ने मुझे विदा करते हुए कहा। आज अस्पताल से विदा लेने का दिन था। जहां जाने में मुझे खुशी हो रही थी, वहां इन चंद दोस्तों का भी डैक था क्योंकि उनकी उदासी केवल मैं ही समझ सकता था। मैंने खुद से वादा किया था कि जैसे ही मैं अस्पताल से बाहर निकलूंगा, मैं इन सभी लोगों के अधिकारों के लिए, उनकी आज़ादी के लिए लड़ूंगा। अस्पताल के पूरे स्टाफ से मिलने के बाद मैं जाने के लिए सीढ़ियां चढ़ गया। सीढ़ियों पर पहुंचकर मैंने एक बार फिर पीछे मुड़कर सभी लोगों को देखा और आंसू बहने लगे, अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने में असमर्थ। मैं जल्दी से सीढ़ियों की ओर मुड़ा और देखा कि कुछ जाने पहचाने चेहरे सामने के शीशे से नीचे देख रहे हैं। मैंने फिर मुड़कर शीशा देखा। हालांकि मैं 4थी मंजिल पर था, लेकिन मुझे बाहर खड़े चेहरों को पहचानने में 2 सेकंड भी नहीं लगे। अचानक मेरे चेहरे के भाव बदल गए और मेरा चेहरा गुस्से से लाल हो गया और मेरा खून गुस्से से उल्टी होने लगा। आलिया और उनका भांजा मणि बाहर खड़े थे। मेरी नज़र पड़ते ही वो मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे मेरा ही इंतजार कर रहे हों। उन्हें देखते ही मेरे सामने मेरे जीवन के पिछले 5 वर्षों की तबाही के सारे दृश्य चलने लगे। वह महिला जिसने मुझे मेरे आनंदमय जीवन से पीड़ा की दलदल में धकेल दिया था, मेरे सामने खड़ी थी। मैं अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाया और तुरंत सीढ़ियों की तरफ भागा। मुझे अचानक भागता देख अस्पताल के कर्मचारी भी चिंतित हो गए और मेरे पीछे पीछे चलने लगे। आलिया को देखकर मेरी आंखें लाल हो गईं। मैं बहुत तेजी से नीचे की ओर दौड़ रहा था। दूसरी मंजिल की सीढ़ियों से नीचे उतरते समय अचानक मेरा पैर फिसला और मैं बहुत बुरी तरह फिसला और सीढ़ियों के सामने का शीशा तोड़कर नीचे गिर पड़ा। मैं सकुशल खड़ा था, लेकिन नीचे निर्माणाधीन भवन की नींव में लोहे की सलाखों में एक शव दबा हुआ था। एक श्रिया लाश की आंखों में घुस गई थी, एक खोपड़ी के अंदर और 5 श्रिया उसके शरीर के बाकी हिस्सों में धंसी हुई थी।
ये शरीर मेरा था और इसके बगल में मेरी आत्मा खड़ी थी, हमेशा हमेशा के लिए जीवन से मुक्त, इसमें कोई और मानवता नहीं थी। समय और स्थान के बंधनों से मुक्त मेरी भटकती आत्मा अब केवल विनाश के लिए नियत थी। अब मैं हर समय हर जगह हूँ। जब तुम मेरे जीवन का ये दर्दनाक किस्सा सुन रहे हो तो मैं तुम्हारे साथ कहीं तुम्हारे आसपास ही रहूँगा। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं।